इस वीडियो में हम माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड उसके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है और इसके अलावा हम बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वो उसको कैसे ट्रैक किया जाए, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट बिजनेस टर्म्स हैं या फिर जो रेशियोज़ हैं जो हमें समझना उनको देखना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसा कैसे कमाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे बैंक्स है, एनबीएफसी है और जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस लोन देती है, उन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है और उनको उसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रेशियोज, जैसे अगर हम किसी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंक और एनबीएफसी के बिजनेस को अगर हम ट्रैक कर रहे हैं और उसको एनालाइज करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट रेशियो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो बैंकिंग टर्म्स हैं। ठीक है। और फाइनली हम जो अरमान फाइनेंशियल सर्विस है उसका एनालिसिस करेंगे कि जो बिजनेस है, बिजनेस में अभी क्या चल रहा है, मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, उनके नियर टर्म के क्या टारगेट हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, एसेट क्वालिटी कैसी है। तो इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो पैसा कैसे कमाती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जितनी भी, वो क्या करती हैं कि बैंकों से या एनबीएफसी से लोन लेती है और उसके बाद उस लोन को अपने ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज दरों पर देती हैं। मान लीजिए कि कोई एनबीएफसी कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसने किसी बैंक से लोन लिया है 8% पे और फर्दर उसको अपने किसी ग्राहक को उसने 18% पे के ब्याज पे उसको लोन दे दिया है। ठीक है। तो जो बीच का जो मार्जिन है, जो बीच का मार्जिन है तो 10% का, वो कंपनी की जो होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, जिसको हम निम भी कहते हैं। तो जो बीच का 10% है वो कंपनी का हो गया इनकम। अब इसमें से कंपनी जो है अपने खर्चे निकाल के जो फाइनली उसको बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, वो कंपनी का पैट होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा मॉडल कि जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो कैसे काम करती है, कैसे पैसा बनाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मेजर डिफरेंस है बैंक, एनबीएफसी और ऐसी एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो जो सबसे पहला है लोन टाइप का, तो जो बैंक्स हैं हमारे, बैंक हमारे देते हैं हाउसिंग लोन, बिजनेस, एग्रीकल्चर, कंजम्पशन वगैरह लोन देते हैं। मतलब ये जो बैंक है, बैंक को एडवांटेज है कि वो किसी भी तरह का लोन दे सकता है और लोन की जो लिमिट है कोई लिमिट तय नहीं है, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा लोन दे सकता है और सभी प्रकार के लोन दे सकता है, जैसे हाउसिंग हो गया, बिजनेस, कंजम्पशन। इसके बाद आती है एनबीएफसी। एनबीएफसी स्पेसिफिक एनबीएफसी होती है कि कोई एनबीएफसी है जो व्हीकल फाइनेंस करती है, व्हीकल पे लोन देती है, टू व्हीलर लोन देती है, थ्री व्हीलर देती है ना। तो फिर कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो कि जैसे गोल्ड फाइनेंस में है कि जो गोल्ड फाइनेंस करती हैं, बस हो गया। तो इस तरह की जो एनबीएफसी हैं। उसके बाद इसके अलावा ये हाउसिंग लोन भी देती हैं, कंज्यूमर फाइनेंस भी देती हैं और इनकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कितना भी छोटा लोन दे सकती हैं, कितना भी बड़ा दे सकती हैं जरूरत के हिसाब से। इसके बाद फाइनली हमारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो जो लोन है वो इस तरह की लोन देती है। जैसे सबसे पहले तो जो उनके लोन्स होते हैं वो जो रूरल सेक्टर है, जो रूरल है, सेमी सेमी अर्बन सेक्टर है, वहाँ पे लोन देती है, छोटे छोटे लोन देती है, जैसे टिकट साइज बहुत कम होता है। जैसे कोई टेलर है तो उसको टेलरिंग का लोन दे दिया, कोई किसान है किसान को दे दिया, किराना स्टोर वाले को दे दिया और या फिर किसी पर्सनल यूज के लिए कोई लोन दे दिया। तो माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे जो रूरल सेक्टर में जो गरीब लोग हैं या फिर जिनकी आय बहुत कम है, तो और जिनको जो है हमारे बैंक और एनबीएफसी सर्व नहीं करते, तो जो माइक्रो फाइनेंस है वो इनको टारगेट करता है। फिर दूसरा जो मेजर डिफरेंस आता है कि जो बैंक की सबसे बड़ी एडवांटेज है, बैंक की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो डिपॉजिट ले सकते हैं, वो सेविंग अकाउंट भी ले सकते हैं, करंट अकाउंट भी ले सकते हैं। इससे बैंक को क्या फायदा होता है कि सेविंग अकाउंट पे जो बैंक है वो ज्यादातर 2% से 4% का इंटरेस्ट रेट देते हैं और जो करंट अकाउंट है वो तो फ्री रहता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता बैंक हमें। तो जो बैंक है, बैंक को बहुत सस्ता पैसा मिल जाता है,
जबकि ऐसा एनबीएफसी में नहीं है। एनबीएफसी हमारे जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से मतलब सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट नहीं लेती। वो कुछ एनबीएफसी हैं जो सिर्फ एफडी करती हैं, कुछ हैं ऐसी, सारी नहीं है, कुछ है जो एफडी लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है वो कोई भी ना तो एफडी ले सकती है, ना कोई सेविंग ले सकती है, ना करंट अकाउंट के थ्रू वो पैसा ले सकती है। उसको उसका जो पैसा लेने का सोर्स है वो डायरेक्टली बैंक और एनबीएफसी ही है, या फिर बाकी जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू हम जो कंपनियां वो पैसा रेज करती है, जैसे एनसीडी हो गया, सीडीज हो गया, है ना, इक्विटी रेज करके हो गया, तो उनको जो वो वहां से पैसा रेज करती है। ठीक है, तो ये कोई डिपॉजिट नहीं ले सकती बैंकों की तरह, ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, और बैंकों के लिए जो डिपॉजिट है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो कस्टमर का डिफरेंट आता है, जैसे जो बैंक है वो सभी प्रकार के कस्टमर को सर्व करता है। ठीक है, और एनबीएफसी भी सभी प्रकार के कस्टमर्स को जो फोकस है उसके, जैसे अगर कोई स्पेसिफिकली व्हीकल फाइनेंस वाली कंपनी है तो उसके जो स्पेसिफिक कस्टमर हैं उनको फोकस करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज हैं उनके जो कस्टमर है वो क्या रहते हैं, जो रूरल एरिया के जो किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, है ना, कोई जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है रूरल एरिया में, और जिनकी इनकम जो है वो अप टू एनुअल इनकम जो अप टू 3 लाख होती है, तो वो उन्हीं लोगों को सर्व करते हैं, वो इनके कस्टमर होते हैं। इसके अलावा बैंकों के पास क्या एडवांटेज है, उनके पास एडवांटेज है कि जो बैंक लोन देते हैं वो सिक्योरिटी पे रख के देते हैं, मतलब उनको कोलेटरल चाहिए उसके बाद ही ज्यादातर जो बैंक है वो लोन देते हैं। इसी तरह एनबीएफसीज में भी ये जो कोलेटरल है वो भी कोलेटरल रख के उसके ऊपर लोन देती है। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसमें ये जो जितने भी लोन होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। उसमें कुछ फाइनेंस में क्या है कि उसके 85% जो लोन है, तो जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो रूल रेगुलेशन है लोन्स के लिए वो पूरे करने चाहिए। और यहाँ पे लोन की एक जो यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है वो खाली ज्यादा से ज्यादा 1,25,000 का ही लोन दे सकती है, जबकि एनबीएफसी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी छोटा लोन दे सकती है, कितना भी बड़ा। और इसी तरह जो बैंक है, बैंक भी कितना भी बड़ा लोन दे सकते हैं और कितना भी छोटा लोन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे बैंक है, बैंकों के जो लोन बैंक जो लोन देते हैं, जो डिसबर्स करते हैं, वो ज्यादातर सेफ ही रहते हैं क्योंकि उसमें कोलेटरल रहता है, इसलिए इनकी जो ब्याज की दर है वो भी कम रहती है, 6 से 12%, 15% के आसपास रहती है। एनबीएफसीज में भी ज्यादातर जो कोलेटरल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो बैंकों से ज्यादा रहती है। मतलब ऐसे कुछ कस्टमर जिनको बैंक सर्व नहीं करता तो उनको फर्दर एनबीएफसी सर्व करती है, और इसी वजह से जो अपने जो जो ब्याज दर है यहाँ पे ज्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़े रिस्की कस्टमर्स होते हैं एनबीएफसी के लिए। और इसीलिए जो बैंक है, बैंक इनको सर्व नहीं करता, बिकॉज बैंक को लगता है कि थोड़े रिस्की कस्टमर है, इसलिए वो एनबीएफसी को अप्रोच करते हैं, और एनबीएफसी उन पे जो यू नो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके बाद आते हैं जो माइक्रो फाइनेंस है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बहुत ज्यादा, ये तो ज्यादातर अनसिक्योर्ड ही है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई रहते हैं, जैसे 20%, 25%, 26%, 27%, तो इस तरह रहते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट रेशियो, जैसे मान लीजिए हम ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो हम उसको कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे ट्रैक करें, उसमें हमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं, ये कुछ बैंकिंग टर्म है जो देखने की जरूरत है, जो समझने की जरूरत है बैंकिंग बिजनेस को, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को समझने से पहले। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे रेशियोज है, जैसे एक होता है ग्रोस लोन पोर्टफोलियो। तो अगर जैसे कोई भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है और हमें उसकी ग्रोथ को ट्रैक करना है कि उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है बिजनेस में, वाई ओ वाई या क्यू ओ क्यू, तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्रोस लोन पोर्टफोलियो। तो जो ग्रोस लोन पोर्टफोलियो है वो जो टोटल लोन कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको ट्रैक
जिसको ट्रैक किया जाता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि वही वही जो बैंक से, मान लीजिए बैंक से तुमने लोन लिया, कंपनी ने 8% पे और वो फर्दर आगे दे दिया 18% पे, तो जो बीच का जो मार्जिन बचा 10% का, वो हो गई कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, 10%, तो उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जैसे मान लीजिए जो बचा 10% वाले 8% पे लिया और 18 पे दिया, तो जो बीच का 10% बचा वो हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जैसे हमने लोन तो दे दिए भाई, लेकिन हमारे जो लोन है उसमें से कुछ लोन खराब हो जाते हैं, बैड लोन्स हो जाते हैं, जैसे कि वो वापस नहीं आ पाते। तो जैसे कि ये, उसके लिए हम चेक करते हैं ग्रोस एनपीए या नेट एनपीए को, इनको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग, जब अगर जैसे हमने किसी, जैसे कंपनी ने किसी कस्टमर को लोन दिया हुआ है, अब उसकी जो से हर महीने ईएमआई आनी है, लेकिन अब उसका जो रीपेमेंट हुए, इसकी ईएमआई आए 3 महीना या उससे ज्यादा हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गया, जो हमने लोन दिया हुआ था उसकी ईएमआई हमें, हमारे पास नहीं आ रही, कंपनी के पास नहीं आ रही, तो वो जो है वो एनपीए हो जाता है, वो लोन जो है वो एनपीए हो गया। अब वो जो लोन है वो उनका परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहा, क्योंकि वो जो 3 महीने से ज्यादा हो गया, रीपेमेंट आना था, पेमेंट नहीं आया, तो वो हो गया एनपीए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है किसी भी, जब आप बैंकिंग बिजनेस को या एनबीएफसी के बिजनेस को या माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को ट्रैक करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि ग्रोस एनपीए कितना है, क्योंकि इससे पता चलती है कि जो कंपनी के एसेट है, एसेट मीन्स जो लोन्स दिए हुए हैं वो कितनी, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर ज्यादा एनपीए हो रहे हैं तो इसका मतलब जो एसेट क्वालिटी है वो कंपनी की खराब है, अच्छी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया एनपीए, हो गया, इसको भी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक जो माइक्रो फाइनेंस के लिए आता है स्पेसिफिकली, पीएआर, पोर्टफोलियो एट रिस्क। मतलब ऐसे लोन जो हमने दिए हैं जिसका पेमेंट होना था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, और उसको 30 दिन से ज्यादा हो गए, पेमेंट नहीं हुआ, मतलब वो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं बना क्योंकि उसको 90 दिन से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन जो पेमेंट आनी थी वो 30 दिन से ज्यादा हो गई, पेमेंट नहीं आई। तो उसे कहते हैं कि ऐसे कितने लोन हैं जिनकी पेमेंट आनी थी लेकिन नहीं आई, और पेमेंट आए हुए 30 से ज्यादा दिन हो गए, तो वो आता है हमारा पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क में, तो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमने लोन दिए हैं, तो वो मतलब इम्प्रूव, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है या खराब हो रही है। ऐसे कितने लोन हैं जिनका पेमेंट जो है जिनका जिनका जो पेमेंट है वो 30 दिन से ज्यादा हो गया। तो इसको भी, ये भी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक मैट्रिक है जिसको ट्रैक किया जाता है, पीएआर, पोर्टफोलियो एट रिस्क। ऐसे लोन जिनका पेमेंट होना था लेकिन 30 दिन से ज्यादा हो गए, पेमेंट नहीं आया। फिर आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो सबसे पहले तो जो एसेट है, एसेट क्या होते हैं कि जो कंपनी ने, जो बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी है जो लोन देती है उसके लिए वही कंपनी का एसेट होते हैं। तो उस पे जो रिटर्न आता है, उसके कितना रिटर्न आ रहा है, हमारी कंपनी ने 1,000 करोड़ के लोन दिए हुए हैं, और 1,000 करोड़ के लोन पे जो कंपनी का पैट आ रहा है वो 200 करोड़ आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ, मतलब 20 करोड़ आ रहा है, तो 20 करोड़ पैट आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 2% है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में एक जैसे स्टैंडर्ड है कि भाई अगर कोई बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी है और उसका आरओए 2% से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस बहुत इफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर 1 से 2 के बीच में है तो मतलब वो बिजनेस है जो ठीक ठाक है। और लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट 1% से भी कम है, इसका मतलब जो आपका बिजनेस है वो इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आपका बिजनेस एफिशिएंट नहीं है। और इसमें एक और चीज है, क्योंकि देखो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जैसे अरमान फाइनेंस हो गया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया, ठीक है, या फिर जैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, तो उनमें क्या है कि जिस जिस बिजनेस में भी निम ज्यादा होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता है, उसमें आरओई ज्यादा होता है। जैसे जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज है या कुछ एनबीएफसीज हैं जो ज्यादातर ज्यादा ब्याज दरों पर अपना जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, तो उनका आरओए
बैंकों की तुलना में ज़्यादा अच्छा मिलता है। जैसे किसी का 4% में मिलेगा, जैसे बजाज फाइनेंस का 4 के ऊपर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है ये पता करने के लिए कि बिजनेस आपका कितना इफिशिएंट है, कितना अच्छा है। इसके बाद आता है आरओई। आरओई होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी जो शेयर होल्डर का पैसा है बिजनेस में लगाया है उस पर कितना रिटर्न कमा पा रहा है। फाइनेंस कंपनी है उसके लिए जो आरबीआई का रेगुलेशन है वो ये है कि भाई जो आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% रहना चाहिए। मान लीजिए आपके एसेट जो है वो 1000 करोड़ के हैं, तो आपको 150 करोड़ का जो है लोन प्रोवाइड नहीं करना, उसमें उसको आपको लिक्विड रखना है। क्योंकि इन केस अगर आपके लोन खराब हो जाते हैं कभी, तो कंपनी के पास एक लिक्विडिटी रहे, पैसा रहे, स्टैंड, कंपनी के पास एक पैसा रहना चाहिए कि उसको मिटिगेट करने के लिए। मान लीजिए कंपनी के लोन कभी सडनली किसी वजह से खराब हो जाते हैं, तो उसके पास कुछ कैश होना चाहिए। तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसकी रेगुलेशन है, उसके हिसाब से जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 15% रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई बिजनेस की अगर हमें ग्रोथ देखनी है, बिजनेस में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एक हम जैसे ट्रैक करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या वाई ओ वाई कंपनी ने कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। फिर देखते हैं कि कंपनी ने क्यू ऑन क्यू या फिर वाई ओ वाई कंपनी में कितने क्लाइंट ऐड हो रहे हैं, कितने कस्टमर कंपनी हर क्वार्टर ऐड करती जा रही है। ठीक है। फिर आता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एवरेज टिकट साइज, कि जैसे अगर कंपनी है तो क्या कंपनी कॉर्पोरेट लोन दे रही है। एवरेज टिकट साइज मतलब कि जो कंपनी ने लोन दिए हैं उसमें से एक बंदे को कितना लोन दिया है एवरेज, कि 10,000 एवरेज लोन है या 20,000 है या फिर 5 लाख है, 10 लाख है या 10 करोड़ है, तो कितना है। तो जितने भी जैसे कॉर्पोरेट, जैसे बैंक्स है जो कॉर्पोरेट को लोन करते हैं तो उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 300 400 करोड़ भी हो सकते हैं। तो जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसमें जो एवरेज टिकट साइज रहता है वो बहुत कम रहता है, लाइक 40,000 45,000 रुपये एवरेज पर पर्सन। ठीक है। उसके बाद जैसे जो कंपनी जो मान लो फाइनेंस बोरोइंग कॉस्ट आता है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है कि भाई अब जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो उनके पास सेविंग या करंट अकाउंट तो है नहीं, मतलब ना तो सेविंग डिपॉजिट है, ना करंट डिपॉजिट है, ना फिक्स डिपॉजिट है। तो उनको कहीं लोन देने के लिए कहीं ना कहीं से तो जो पैसा है वो ब्याज पे लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कंपनी ने किसी बैंक से या एनबीएफसी से उठा रखा है पैसा, या फिर मार्केट से उठा रखा है एनसीडी के थ्रू या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट से, तो उनका एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कितना है। तो एवरेज बोरोइंग कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए वही कि जो बैंक से लिया 8% पे और आगे दिया 18% पे, तो 10% का मार्जिन बन गया। अब अगर उनको बैंक से ही मिलेगा 12% से और वो दे रहे हैं 18% से, तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो बोरोइंग जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए। और फाइनली हमारा आता है जो क्रेडिट कॉस्ट है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि जैसे जो कंपनी है जो लोन देती है उसमें से कुछ लोन खराब हो जाते हैं, मतलब वो कभी वापस नहीं आ पाते, तो कंपनी क्या करती है कि उनके लिए प्रोविजन कर लेती है कि जैसे अगर लग रहा है कंपनी को लग रहा है कि भाई ये इसका जो एनपी हो गया, इसका जो इस लोन का मान लो कोई 100 करोड़ का लोन है, तो उसका जो पेमेंट आना था लेकिन वो 3 महीने से ज्यादा हो गया पेमेंट नहीं आ रहा, और फिर कंपनी को लगता है कि भाई इसका आना 60% मुश्किल है कि अब ये लोन वापस नहीं आएगा, तो कंपनी क्या करती है कि जैसे 100 करोड़ का लोन है तो उसमें से 60 करोड़ 70 करोड़ वो बैलेंस शीट पे रख लेती है, प्रोविजनिंग में प्रोविजन कर लेता है उसका, मतलब उसको अभी वो राइट ऑफ नहीं कर रही क्योंकि अभी उसके आने के चांसेस हैं कि शायद पेमेंट हो जाए, लेकिन उसमें से क्योंकि सारा पेमेंट तो नहीं होगा तो 60-70% उसमें से वो प्रोविजन उसके कर लेती है। ठीक है। इसी तरह फिर कुछ रहता है कि कुछ केस में होता है कि कंपनी को ये लग जाता है फाइनली कि अब ये लोन बिल्कुल ही खराब हो, यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वहाँ, तो वो अब आएगा ही नहीं, तो कंपनी उसको क्या कर लेती है रिटर्न ऑफ कर लेती है। मान लीजिए जैसे कोई अगर 20-30 करोड़ का लोन किसी को दिया हुआ था, पहले वो एनपीए हुआ, अब एनपीए होने के बाद भी कंपनी को लग रहा है कि अब ये रिकवर नहीं होगा, तो कंपनी क्या कर लेती है उस लोन को अपने एसेट से हटा देती है और उसका जो है कॉस्ट बुक कर लेती है, उसका जो लॉस बुक कर लेती है 30 करोड़ का।
तो जो प्रोविजन और रिटर्न राइट्स ऑफ है दोनों को मिला के जो बनता है हमारा, तो अगर जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ का लोन है दिया हुआ और उस पे हमारे प्रोविजन हो गए 100 करोड़ के और राइट ऑफ हो गए 100 करोड़ की राइट ऑफ हो गए, तो हमारे 200 करोड़ बैठ गया, तो 1000 करोड़ पे 200 करोड़ हो गया हमारा, तो हमारे क्या हो गया क्रेडिट कॉस्ट हो गया 20%। जबकि इतना होता नहीं है, जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग 2% के आसपास है, तो 2-2.5% के नीचे ही रहना चाहिए। तो टोटल लोन पे जो हम प्रोविजन और राइट ऑफ कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिट कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट रेशियो थे जो कि हमारे लिए समझना और इनको ट्रैक करना किसी बैंकिंग या एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसके बारे में थोड़ी मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब हम फर्दर चलते हैं, जो हमारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी की जो ग्रोथ ट्रांजैक्टरी रही है, हिस्टोरिकल ग्रोथ है FY16 से लेके 25 तक, तो जो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी जो इसके लोन है वो उसमें जो ग्रोथ आई है वो 33% की कैगर से ग्रोथ आई है। तो इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हर साल 33% से बढ़े हैं, और जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 39% से ग्रो हुई है हर साल। कंपनी का पैट 23% से बढ़ा है। अभी फिलहाल में कंपनी की जो ब्रांचेस है वो 489 ब्रांचेस हैं, 116 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कंपनी 11 स्टेट में काम करती है और FY25 के एंड तक कंपनी के पास लगभग 7,02,000 कस्टमर हैं। अभी हम प्रोडक्ट वाइज देखते हैं कंपनी के कि कंपनी का कितना रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से आ रहा है। तो कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है लगभग 74.5%, वो माइक्रो फाइनेंस लोन से आ रहे हैं। जैसे जो कंपनी जो लोन देती है छोटे छोटे लोन, जैसे दुकानदारों को, किराना शॉप ओनर्स को, ठीक है, और किसानों को, फिर छोटे छोटे जो किसानों को जो लोन देती है, तो वो वहां से कंपनी का जो है 74.5% के आसपास रिवेन्यू आता है। और इसमें जो लोन का एवरेज टिकट साइज है वो 48,000 है, और जो लोन का टाइम रहता है वो 1.5 साल से 2 साल के बीच का रहता है। इसके बाद कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो है MSME सेगमेंट। इसमें जो छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडर्स हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो उनको कंपनी लोन देती है। वहां से कंपनी का आता है 20% के आसपास रेवेन्यू, और यहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज है कंपनी का वो है 74,000, और कंपनी यहाँ पे भी 2 साल के लिए लोन देती है। फिर तीसरा सेगमेंट है टू व्हीलर लोन का। जो टू व्हीलर लोन है वो सिक्योर्ड है, और यहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज है वो 75,000 है। यहाँ से कंपनी का मात्र 3.5% रेवेन्यू आता है। फिर कंपनी का 1.2% जो रेवेन्यू है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आता है। ये भी कंपनी का एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एवरेज टिकट साइज बहुत हाई है, 4,35,000, और कंपनी का टेन्योर है इस लोन में 36 से 84 मंथ। फिर फाइनली एक जो सबसे छोटा सेगमेंट है वो है इंडिविजुअल बिजनेस लोन देती है, जहाँ एवरेज टिकट साइज 84,500 और टेन्योर जो है 24 महीने का है। फिर कंपनी का हम कुछ जियोग्राफिकल फुटप्रिंट देख लेते हैं। कंपनी कहाँ कहाँ से, कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस स्टेट से करती है, तो गुजरात से सबसे ज्यादा रेवेन्यू करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है इनका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। तो ये 4-5 स्टेट है जहाँ से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास अभी 4600 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं और 3700 प्लस हैं लोन ऑफिसर्स हैं। फिर कंपनी की जो FY15 की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो किस प्रकार रही है, तो कंपनी के जो FY25 तक जितने टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2245 करोड़ है, सॉरी 2245 करोड़ इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पे YOY 15% डी ग्रोथ देखने को मिली है। डी ग्रोथ इसलिए हुई है बिजनेस में क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है उसमें अभी जो NP पिछले कुछ क्वार्टर से जो कंपनियों के जो लोन्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा खराब इस वजह से हो रहे हैं कि जो इनके जो कस्टमर हैं जैसे छोटे किसान, दुकानदार, है ना, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, तो उनकी जो आमदनी है वो लॉकडाउन के बाद से काफी बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है, लेकिन उनके जो खर्चे हैं और जो महंगाई है वो काफी तेजी से बढ़ी है। और इनके कस्टमर क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर है वो क्या कर रहे हैं कि पुराना लोन चुकाने के लिए वो नया लोन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से इनके जो लोन है, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उनके सभी के लोन काफी खराब हो रहे हैं और एनपीए बढ़ रहे हैं, जिससे कि कंपनीज को राइट ऑफ करना पड़ रहा है। अब कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो सेल्फ करेक्टिव मेजर ले रही हैं। मान लीजिए अब वो अपनी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे करके अब उनकी लोन की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए डेलिबरेटली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो अपने जो लोन है वो उसको डी ग्रो कर रही है डेलिबरेटली, जानबूझ के। फिर डिस्बर्समेंट में भी 25% की डी ग्रो देखने को मिली है। ठीक है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52 करोड़ का आया है, जबकि ये प्रॉफिट 174 करोड़ का था। तो प्रॉफिट कम होने का भी रीजन यही है कि इनके जो एनपी है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए इनको प्रोविजनिंग और राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जो राइट ऑफ करे हैं, जो प्रोविजन है, क्यूमुलेटिव 264 करोड़ की राइट ऑफ करे हैं। अब देखो ये सारा का सारा जो प्रोविजन है ये पैट में आना था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि इनके लोन खराब हो रहे हैं और एसेट क्वालिटी भी इनकी खराब हुई है। तो इनके जो ग्रोस नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 3.3% पे आ गए हैं, बढ़े हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी रही है 95.3%। और अप्रोक्सीमेट जो इनके कस्टमर हैं 2025 तक उस 7,02,000 कस्टमर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो अगर हम बात करें Q4 FY25 की, तो वहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट जो थे वो 2640 करोड़ के आसपास थे, जो कि घट के 2245 करोड़ हो गए। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी डी ग्रोथ है। डी ग्रोथ का रीजन वही है कि एनपीए बढ़ रहे हैं, और एनपीए बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे हिट आ रहा है। डिसबर्सल क्या है कि इनके पिछले 4 क्वार्टर से जो डिसबर्समेंट है, जो लोन दे रहे थे वो उसमें डी ग्रोथ आ रही थी पिछले 4 क्वार्टर से। लेकिन अब क्या है कि पिछले क्वार्टर से जो Q4 FY25 है वहां से इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, वहां से ग्रोथ देखने को मिली। इसी तरह इनकी जो ग्रोथ टोटल इनकम है उसमें भी एक थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। नेट टोटल इनकम में भी ग्रोथ है पिछले क्वार्टर में। प्री ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और ये देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका वो 91 करोड़ से एक क्वार्टर में Q4 FY24 में 51 करोड़ था, और Q3 FY25 में वो माइनस में आ गया था, नेगेटिव पैट में आ गया था, मतलब लॉस में आ गई थी कंपनी। अब पिछले क्वार्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि 7 करोड़ की लॉस से 13 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी आ गई। तो जो जो सेक्टर में चल रहा था, जैसे एनपीएस बढ़ रहे थे और लोन डिसबर्समेंट में एसेट अंडर मैनेजमेंट में टी ग्रोथ थी, पैट में टी ग्रोथ थी, अब फाइनली थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद देख रहे हैं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो वो भी कंपनी के बहुत हाई है 16%, क्योंकि जो कंपनी है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में है, और माइक्रो फाइनेंस में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी ज्यादा रहता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका ठीक ठाक है। वो पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ रहा था, अब इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है। यील्ड क्या होती है, यील्ड है कि जो लोन दिए हुए हैं उस पर कितना रिटर्न है। तो 25% की यील्ड है इनकी। यील्ड भी यील्ड भी इनकी 25.1% के आसपास आई है। ठीक है, एसेट क्वालिटी इनकी जो है Q4 FY25 में 2.9% थे इनके जीएनपीए, वहां से बढ़ के 3.7 हुए, 3.7 से 4.1 हुए, और फिर पिछले क्वार्टर में इम्प्रूव होने शुरू हुए 4.1 से अब 3.4% पे आ गए हैं। तो एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एसेट अंडर मैनेजमेंट में रिटर्न ऑन एसेट, ये इनका आरओए है। आरओए जो है इनका 8% से घट के 2.3% पे आ गया। और ऐसे ही जो रिटर्न इक्विटी है 25.7 से 5.9% पे आ गई। तो मतलब ये बहुत क्लियर है कि बिजनेस में जो है पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इनके जो
माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, सभी कंपनीज के लोन बहुत खराब हो रहे हैं। अब पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में बिजनेस में फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे थे जिनको जो पोर्टफोलियो रिस्क जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो कितना है, मतलब ऐसे जो लोन है जो जिनका जो पेमेंट है वो 30 दिन से ज्यादा हो गया और पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो देखिए किस प्रकार से बढ़े हैं। जो मार्च 2023 में जो माइक्रो फाइनेंस इनका बिजनेस है उसमें जो PAR था वो 1.1 था। फिर जब इनके लोन डिफॉल्ट होना शुरू हुआ और इनके जो लोन है वो बैड लोन होने शुरू हुए, तो देखिए कैसे मार्च 24 में 2.3 हो गए बढ़ के दिसंबर 24 में 7.1 है, और उसके बाद जैसे पिछले क्वार्टर में थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, इवन थोड़ा नीचे आया है, 6.1% पे है अभी भी ये बहुत ही हायर साइड पे है। तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ से इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, उसी तरह से जो ग्रोस नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के, वो मार्च 23 से 2.4% पे थे। फिर मार्च 24 में 2.9 पे आ गए, 2.9 पे आने के बाद 4 पे चले गए, और यहाँ 4 पे पीक आउट होने के बाद वहां से इम्प्रूवमेंट है और अब 3.2 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इसी तरह कंपनी के NPA बढ़े और फर्दर अब लास्ट क्वार्टर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट कंपनी के NPA में है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल मैट्रिक्स की, जो अरमान फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है उसका बिजनेस किस तरह का है। तो हिस्टोरिकली देखिए तो उससे हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया लग पाएगा कि जैसे कंपनी के जो ग्रोस और नेट टोटल इनकम है वो FY17 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम से FY17 में 54 करोड़ के आसपास थी, 54 करोड़ थी। 54 करोड़ से बढ़ के जो इनकम है वो FY24 में 662 हो गई और FY25 में 730 करोड़ हो गई। ठीक, इनके यील्ड में और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखो, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 16.5 पे था और अभी 15.4 पे है। तो इनका जो हम इससे पता चलता है कि जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमेशा से ही हायर साइड रहते हैं, 15-16 के बीच में रहते हैं। और जैसे कोई सिचुएशन जैसे डिमोनेटाइज स्पेसिफिक सिचुएशन थी तो वहां पे कम हो गए थे, फिर कोविड-19 में भी 12.2 के आसपास आ गए थे, लेकिन जो इनका एवरेज है वो 15% के आसपास ही रहते हैं, हायर साइड रहती है। इसी तरह जो इनकी एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी में देखिए कैसे जो एसेट क्वालिटी में भी जैसे इनकी एसेट क्वालिटी 1.2 पे थी 17 में जब डिमोनेटाइजेशन था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन की वजह से 1.7 पे चली गई और फिर वहाँ कोविड में पीक आउट हो गई थी 4.6 पे। बिल्कुल मतलब कोविड में इनके लोन बड़े खराब हुए थे तो 4.6 पे चली गई थी, इनकी जो GNP है 4.6 पे चले गए थे, फिर वहां से फर्दर इम्प्रूवमेंट हुआ, अब 3.4 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इनके जो GNP हैं, क्योंकि ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो GNP भी इनके थोड़े हायर साइड ही रहते हैं, 2 के ऊपर ही रहते हैं, 2% के ऊपर ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 6 करोड़ से 174 करोड़ पहुंच गया था, फिर वहां से फर्दर FY25 में 52 करोड़ पे आ गया है। NPAs की वजह से कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका 32.2 के आसपास है, और रिटर्न रेशियोज जो हैं, जो इनके ROE है तो ROE इनकी 11% से 30% पे चली गई थी, फिर कोविड में 5.8 पे आ गई, 5.8 से फिर 32% पे ट्रेड कर रहा था, मतलब ROE इनकी काफी अच्छी खासी थी। 23 में और 24 में 27-32% की ROE थी इनकी। अब वो ROE FY25 में पैट कम होने की वजह से उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, काफी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल नंबर थे जिससे पता चलता है कि जो बिजनेस है ये थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। जैसे ही कोई इशू आता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड-19 हुआ, कुछ इस तरह के जो मैक्रो इश्यूज आते हैं उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर एक अच्छा खासा हिट आता है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। अब देखो हम साइक्लिकल बिजनेस के हो सकते हैं कि हम बॉटम पे हो, क्योंकि अभी कंपनी की जो ROE है बिल्कुल सप्रेस्ड है 6.2% पे, और यहाँ से हो सकता है कि कंपनी के जो नंबर है वो फर्दर इम्प्रूव हो।
जैसे कंपनी की पैट में हो सकता है आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिले और इससे कंपनी का जो ROE है वो इम्प्रूव होगा। फिर अब हम फाइनली कंपनी के कुछ टेक्निकल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी 1784 करोड़ की है। तो माइक्रो जो कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का जो बुक वैल्यू काफी कम है, 2.07 पे है। मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो देखिए, पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो हाईएस्ट जो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 9 के आसपास ट्रेड कर रही थी और वहां से गिर के ये 2 पे आ गई है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का 2 हो गया है, जबकि जो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4 के आसपास है। तो कभी कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है, ठीक है। डेट तो रहता ही है कंपनी में, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। ROE कंपनी का सबरेज है 6.17 है, जो कि 32% से गिर के 6% पे आ गया है। इसके अलावा कंपनी का जो ROE है वो 5 साल का जो एवरेज है वो 17% रहा है, जो कि ठीक ठाक है। ओके, फाइनली अब हम इस वीडियो की समरी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस वीडियो में किस किस चीज़ को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस मॉडल क्या है, बैंकों में, NBFC में, और वो NBFC जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है उनमें क्या एक मेजर डिफरेंस है, किसको क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, किस कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद फाइनली हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट बिजनेस टर्म्स हैं, जो रेशियोज़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा जाना। फिर फाइनली हमने जो अरमान फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है उसके बिज़नेस का एक छोटा सा एनालिसिस किया। तो फाइनली जैसे कि हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पिछले 3-4 क्वार्टर से एक उसके असेट अंडर मैनेजमेंट में एक डी ग्रोथ देखने को मिली है, बिकॉज बिजनेस में NPA के जो इशू हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। उसका रीज़न ये था कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनके जो बोरोवर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो एक किसान हैं या फिर छोटे दुकानदार हैं जिनकी उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल स्टैगनेंट है, उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई। जबकि इसके उनकी मतलब EMI भी बढ़ी, तो उनके इसलिए जो इनके कस्टमर हैं उन्होंने क्या किया कि भाई पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन उन्होंने लेना शुरू करा, और इस वजह से कर्ज का बोझ उनके ऊपर बढ़ता गया और फाइनली अभी बहुत सारे कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कंपनीज़ के जो NPA हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे और कंपनीज़ को काफ़ी राइट ऑफ भी करना पड़ा, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर कंपनी है उन्होंने उनकी जो पैट पे उन्हें एक बहुत अच्छा खासा हिट लेना पड़ा। और यही रीज़न है कि जो कंपनी है जैसे अरमान फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, तो ये एक बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है। हिस्टोरिकली जो इनका एवरेज है वैल्यूएशन का उससे काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।